सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे तो पिछले वीडियो में आपने संज्ञा तथा उसके प्रकारों के बारे में जान लिया था, परंतु आज मैं आपको कुछ वस्तुओं, चित्रों तथा उदाहरणों के माध्यम से संज्ञा के भेद पहचानना बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, सभी बच्चे संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेद याद तो कर लेते हैं, परंतु वे पहचान नहीं पाते कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। तो बच्चों, आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप संज्ञा को हमेशा याद रखें तथा इसके भेद को पहचानना सीखें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों का कोई ना कोई नाम होता है। कोई भी वस्तु है उसका कोई भी नाम होता है, कोई भी स्थान है, कोई भी जगह है उसका नाम होता है, किसी का कोई भाव होता है या जाति है या दशा है, तो सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। बिना नाम का कोई भी नहीं होता। तो इस संसार में जितने भी प्राणी है, वस्तु है, कोई भी चीज है, तो सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या कि जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या स्थान के नाम का पता चले तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्ति का मतलब किसी का नाम होना चाहिए, अवश्य नाम होना चाहिए, तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम का पता चले उन्हें जातिवाचक कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब जिसमें किसी की जाति का पता चले तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है कि जिसमें जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या भाव या स्थिति का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का मतलब होता है कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सिर्फ जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे भाव होते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा के 3 भेद हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा उदाहरणों के द्वारा और आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, आइए सबसे पहले सबसे पहले मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये गुलाब है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर गुलाब। गुलाब ये है, गुलाब का ये फूल है ना, ये फूल है गुलाब का, तो मैं यहाँ पर फूल लिख लेती हूँ। और गुलाब का फूल कैसा है? गुलाब का फूल सुंदर है। और वह सुंदर कैसे है? तो गुलाब के फूल को सुंदर, जो गुलाब का फूल होता है वो सबसे अधिक, सारे फूलों में सबसे अधिक सुंदर होता है। इसकी सुंदरता के कारण ही उसको फूलों का राजा भी कहा जाता है। तो एक शब्द मैंने बोला सुंदरता। ठीक है, तो गुलाब, फूल और सुंदरता। तो गुलाब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि यहाँ पे फूल का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक। ठीक है, फूल क्या है? तो फूल कोई भी हो सकता है। यहाँ पर गुलाब का फूल है, चाहे कनेर का फूल हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे गुड़हल का फूल हो, किसी भी तरह का कोई फूल हो, तो फूल की कोई भी जाति हो, तो फूल क्या है? जाति को संबोधित कर रहा है ये। तो ये क्या हो गया हमारा? जातिवाचक, क्योंकि इसमें फूल में किसी का नाम नहीं है। अगर नाम जुड़ जाता है तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और जहां पर फूल आ गया तो वो क्या हो गया? एक जातिवाचक। अब सुंदरता, तो सुंदरता ये क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, इसको हम देख नहीं महसूस कर सकते हैं, ये सुंदर है, सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि हमें पता है ये सुंदर है, और इसकी सुंदरता के कारण ही इसे फूलों का राजा भी कहा जाता है। तो सुंदरता क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि गुलाब का ये तो व्यक्तिवाचक हो गया, जब किसी का नाम आ जाता है किसी का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फूल उसकी जाति को प्रदर्शित कर रहा है और सुंदरता उसका भाव हो गया। तो ये हमारे संज्ञा के तीनों जो उसके भेद हैं, तीनों यहाँ पर आपको पता चल गए। और अन्य उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। आगे देखिए,
तो अब बताइए बच्चों, ये किसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और दिखाती हूं मैं। ठीक पहचाना आपने? तो ये हवा महल का चित्र है, और हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। तो मैं यहां पर लिख लेती हूं हवा महल और जयपुर। ठीक है, तो हवा महल और जयपुर ये हमारे नाम है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जयपुर क्या है? जयपुर एक शहर है। ठीक है, तो शहर है, तो ये शहर क्या हो गया यहाँ पर हमारा? जातिवाचक। क्योंकि शहर तो कोई भी हो सकता है, चाहे जयपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे आपका कोटा हो राजस्थान में, कोई राजस्थान का कोई भी शहर हो, तो कुछ कोई भी हो सकता है, शहर कोई भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई। तो शहर तो जो है वो एक जाति को पहचान करा रहा है, जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। अब शहर का पर्टिकुलर एक नाम होगा, एक कुछ कोई नाम मुख्य रूप से होगा, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जो जयपुर है, जयपुर का जो शहर है वो हमारे इतिहास से संबंधित रखता है। हमारा जो जयपुर शहर है वो इतिहास से संबंधित है, तो इतिहास से संबंधित होने के कारण इसको हम ऐतिहासिक भी कहते हैं। तो वहां पर क्योंकि ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो एक ऐतिहासिक शहर है जयपुर हमारा, तो मैंने लिखा है ऐतिहासिक। तो ये क्या हो गया हमारा? ऐतिहासिक शब्द जो हो गया वो हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये इतिहास से संबंधित है, वहां पर हवा महल है, वहां पे आमेर का किला है, वहां पर और भी बहुत सारी इमारतें हैं जो इतिहास से संबंधित रखती हैं। तो ये ऐतिहासिक शहर है, इसलिए ये ऐतिहासिक क्या हो गया हमारा? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां रखी हैं मैंने, ये देखिए, ये क्या है? टमाटर, ये प्याज, आलू और ये भिंडी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लेती हूं मैं प्याज, आलू, टमाटर, भिंडी। तो ये सब क्या है? ये नाम है। तो आप सब लोग जल्दी से बताइए क्या हो गया? ये नाम है तो किसी का व्यक्तिवाचक। अब ये जो जितनी भी सारी ये चीजें हैं ये किस में आती हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम सब्जियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जियां। तो ये जो सब्जियां हैं ये क्या हो गया? सोच के बताइए जल्दी से। ये हो गया आपका जातिवाचक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये हो गया आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद ये सब्जियां जो हैं, अब इसमें से टमाटर को हम लेते हैं। टमाटर का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना। तो जो टमाटर जो खट्टा होता है वो किस कारण होता है? वो अपने खट्टेपन के कारण खट्टा होता है। उसके अंदर जो खट्टा है, जो खट्टा, तो एक उसके अंदर जो गुण है, टमाटर का ये गुण है कि वो खट्टा है। तो जो खट्टा है, तो खट्टा से हमारा क्या बन गया? खट्टापन। ठीक है, तो टमाटर के अंदर क्या होता है? खट्टापन होता है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर, खट्टापन। ठीक है, ठीक है। तो ये खट्टापन क्या हो गया? ये बताइए जल्दी से, खट्टापन क्या हो गया? ये भाव हो गया। इसी प्रकार जब हम कोई कहानी सुनते हैं, कोई चुटकुला सुनते हैं, तो हमारे अंदर अनेक भावों का जन्म होता है। चाहे जैसे हंसी का भाव, खुशी का भाव, सुख का भाव, ठीक है, दुख का भाव। ठीक है, तो ये हमारे अंदर अनेक दुखी का, जैसे दुख का दुखी हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे भावों का हमारे अंदर जन्म होता है। इसी प्रकार जब हम कहीं गांव में जाते हैं तो गांव में हमें हरा भरा दिखता है, तो वहां पर क्या है? हरियाली, चारों तरफ, गांव के चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, तो हरियाली का भाव। तो अनेक प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप लोग व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा को पहचानना सीख लें, और जहां तक मेरी कोशिश है आप लोगों को आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे वो लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।